जय हिंद, वेलकम टू दक्षाई क्लासरूम। आज हम बात करेंगे FST 19 के पेपर 2 की। पेपर के लेवल की अगर आप बात करें तो पेपर अच्छा था, मतलब जेई एडवांस के लेवल का ही था, उससे कम तो बिल्कुल नहीं था। तो इस सवाल में आपसे इसमें सवाल थे वो अच्छे थे, कुछ सवाल आसान थे, कुछ अच्छे थे, तो आपको आसान सवाल छांट के फटाफट कर देने चाहिए थे, और कुछ अच्छे सवाल हैं वो भी अपने देख लेते हैं। तो अभी अपने सारे सवाल डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें पहले पहले सवाल पे चलते हैं। पहले सवाल में क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये तो स्ट्रिंग है और ये आपके पास रोड है, दिस इज स्ट्रिंग एंड दिस इज रोड। दोनों के सेंटर फोर्स लगाया गया ताकि उनको 30 डिग्री पे ऐसे इंक्लाइन किया जा सके। 30 डिग्री मिड पॉइंट पे फोर्स लगाया 30 डिग्री पे इंक्लाइन करने के लिए। तो सबसे पहले पूछा यहाँ पे फोर्स और यहाँ पे फोर्स की वैल्यूज कितनी कितनी होगी, वो कम ज्यादा पूछ रहा है उसमें। तो आप कुछ नहीं है, आप ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे कुछ टेंशन मान लीजिए T, ठीक है, और यहाँ पे कुछ टेंशन मान लीजिए T1, क्लियर। यहाँ पे कुछ T1 मान लीजिए, इसको नाम कुछ दे दीजिए T2। तो आप क्या लिखेंगे, T1 cos 30, T1 cos 30 इज इक्वल टू mg, और वो T2 के बराबर था। T1 cos 30 इज इक्वल टू mg, क्योंकि वो T2 के बराबर था, तो T2 के बराबर mg है, इसको T2 लिख दो ये तो। फिर अगर आप बात करेंगे इधर लिखेंगे T1 sin 30 इज इक्वल टू f, दोनों का आप डिवाइड मार दीजिए तो यहाँ पे tan 30 इज इक्वल टू f बाय mg। तो f की वैल्यू जो आपके पास है दैट इज mg बाय √3, ठीक है। फिर अगर आप बात करेंगे इस वाले केस में, तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, आप टॉर्क बैलेंस करके कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज f डैश मल्टीप्लाई l बाय 2 cos 30 इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाई l, दिस डिस्टेंस विल बी l sin 30, l sin 30। तो l साफ हो गया आपके पास। तो f डैश की वैल्यू जो आ रही है दैट इज mg tan 30 मल्टीप्लाई 2, तो f डैश आ गया दैट इज 2 mg बाय √3। तो फोर्स कौन से में ज्यादा, रोड वाले केस में फोर्स ज्यादा है, इसमें फोर्स कम है, तो सेम नहीं है। सेकंड वाले केस में लार्जर है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर बोला टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन द मिड पॉइंट एंड द हिंज इज लेस देन द टेंशन इन द रोड बिटवीन द मिड पॉइंट एंड द हिंज। कहाँ पे टेंशन में कितनी कितनी वैल्यू ये पूछे, तो यहाँ पे T1 की वैल्यू तो आप निकाल दो, इसकी यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू है दैट इज mg डिवाइड बाय cos 30, cos 30 कितना था √3/2, तो ये तो है T1 इसके बीच में। यहाँ पे अगर आप टेंशन निकालना चाहते हैं इसके बीच में टेंशन, तो आप कैसे निकालेंगे, इस वाले पॉइंट का FBD बना लीजिए। तो इस वाले पॉइंट का FBD बनाएंगे तो ये वाला, ये देखिए ये वाला एंगल कितना बनेगा आपके पास, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। तो यहाँ पे इस पर टेंशन नाम दे दो T3, यहाँ पे टेंशन दे दो T4। तो T3 किसके बराबर है, T3 है mg cos 30 के बराबर, और T4 जो होगा दैट विल बी, ये वाला एंगल कितना बन गया आपके पास, दिस इज 60 ना, तो ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा, दैट इज f डैश cos 60 प्लस T3, T4 की वैल्यू लिखी f डैश cos 60, सही है, प्लस T3। अब वैल्यू पुट कर दो, f डैश की वैल्यू आपको पता ही है दैट इज 2mg बाय √3, 2mg बाय √3 मल्टीप्लाई √3 बाय दैट इज मल्टीप्लाई हाफ, सही है, cos 60 प्लस आप बात करेंगे T3 की, तो T3 की वैल्यू यहां से हमने निकाली दैट इज mg cos 30 दैट इज mg √3/2। तो ये साफ हो गया आपके पास। तो एक्सप्रेशन जो आ रहा है दैट इज mg बाय √3 प्लस mg √3 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे जो टेंशन आ रहा था और यहाँ पे जो टेंशन आ रहा था, कौन सी वैल्यू ज्यादा है चेक कर लेते हैं। 2√3 एलसीएम आ गया आपके पास, तो 2mg प्लस 3mg ये बन रहा है आपके पास, दैट इज 5mg बाय 2√3। यहाँ पे क्या था 2mg बाय √3, वहां पे है 5mg बाय 2√3। कौन सी वैल्यू ज्यादा है, वो वाली वैल्यू आपके पास ज्यादा है। तो ये वाली बात सही है कि जो रोड में जो टेंशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू स्ट्रिंग। अगर आप बात करेंगे मिड पॉइंट और हिंज के बीच में, ये बोला ना टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन द, सही है ये बात, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। डी में क्या बोला, टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन मिड पॉइंट एंड द बोब, वो कितनी है आपके पास, दैट इज T2, इसके लिए कितनी है mg। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टेंशन T3 है, और T3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज mg cos 30 दैट इज √3/2, सही है। तो कहाँ पे टेंशन ज्यादा है आपके पास, इसमें टेंशन ज्यादा है। तो आपके ऑप्शन में क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन मिड पॉइंट एंड द बोब इज मोर देन द टेंशन इन द रोड्स, ये बात भी सही है। तो 3 ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ठीक है बच्चों, छाप लीजिए। सबसे पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं। अगर आप फोर्स लिखेंगे तो कितना होता है, F होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो ये एक्सप्रेशन माइनस बाहर लिख देते हूँ, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 4 दैट इज एक्स क्यूब बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस 6x बन जाएगा। ये है आपके पास फोर्स का एक्सप्रेशन। अब आप बात करेंगे फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन, फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, दैट f शुड बी इज इक्वल टू 0। अगर ये बात है तो x को बाहर निकाल लीजिए, तो ये बन गया x स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन बन गया। 0 किया तो माइनस भी चला गया, इधर x बाहर निकाले तो एक पोजीशन तो x इज इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है। अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो 4 0 हो जाएगा। और कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है उसके लिए इस वाले टर्म को 0 कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 शुड बी इज इक्वल टू 0। एक रूट यहाँ से मिल गया आपको, बाकी दो रूट यहाँ से मिलेंगे। थोड़ा सोल्व करके देखते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 3, 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है एक पोजीशन तो x इज इक्वल टू 0 आया, एक आएगा x इज इक्वल टू 3 और एक आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। इतने रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले में तो पूछा गया x इज इक्वल टू 0 इज पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल अनस्टेबल थोड़ा चेक करके देखना पड़ेगा ना। वो कैसे चेक करेंगे, आप निकालिए d2 dx2। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो स्टेबल, लेस देन 0 होगा तो अनस्टेबल, इक्वल टू 0 होगा न्यूट्रल होगा। तो आप इसकी वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा, ये वाला टर्म है du by dx, इसको वापस डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6। ये वैल्यू आएगी आपके d2u by dx2 की। इसकी वैल्यू पुट कर लो। x इज इक्वल टू 0 पे अगर आप देखेंगे, एट 0 अगर आप देखें तो ये टर्म नेगेटिव है, तो आप क्या बोलेंगे x इज इक्वल टू 0 कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फाइन। फिर अगर आप बात करेंगे x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, 3 पुट करेगा तो ये टर्म बन जाएगी 9, ये 27 आ गया आपके पास, यहाँ पे आ गया माइनस 6, यहाँ पे आ गया माइनस 6, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। x इज इक्वल टू माइनस 2 की बात करेगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करके देखते हैं, तो माइनस 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 12, 4 ये 12 बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4, यहाँ पे माइनस 6, तो दिस विल बी अगेन स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज अगेन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर आप इसका कर्व बना ले, पूरा कर्व बना ले ना पोटेंशियल का, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। पोटेंशियल कर्व बना के देखता हूं। अगर आप बात करेंगे x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, पोटेंशियल जी कर्व बना रहा हूं वर्सेस x, तो यहां पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप 0 पुट करें तो पोटेंशियल जी भी 0 है, यहां पे आपने इसको 0 बना दिया, डन। यहां पे अब देखिए कर्व ऊपर नहीं जा सकता, नीचे जाना पड़ेगा, बिकॉज ये अनस्टेबल कंडीशन है। कुछ ऐसा बन रहा होगा यहाँ पे, कभी कुछ ऐसा, ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे। और यहाँ पे ये जो इक्विलिब्रियम था ये है x इज इक्वल टू 3 पे, और ये जो इक्विलिब्रियम है दिस इज x इज इक्वल टू माइनस 2 पे। ऐसा एक्सप्रेशन है आपके पास। सही है ये बात, ऐसे कुछ बनेगा बिकॉज वो दोनों स्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट है। ये तो आप देखना चाहें तो वैसे दिख रहा था भाई सब x इज इक्वल टू 0 अनस्टेबल है, तो कर्व ऐसे नीचे जाना चाहिए, तो यहाँ से नीचे जाएगा, नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पे स्टेबल है तो ऐसे करके कुछ ऐसा हो जाएगा। 3 रूट्स मिल गए आपको, 3 रूट्स, हाँ f इज इक्वल टू यहाँ पे 3 रूट्स मिल गए फोर्स के, समझ में आ गया। एक फोर्स यहाँ पे 0, एक यहाँ पे 0, एक यहाँ पे 0, 3 इक्विलिब्रियम के पॉइंट हो गए। अब देखते हैं सवाल में क्या पूछा है। x इज इक्वल टू 0 इस पोजीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम, गलत बात है, इक्विलिब्रियम था पर अनस्टेबल है। x इज इक्वल टू 3 स्टेबल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही बात है। फिर बोला इफ बॉडी इज एट x इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पे अगर बॉडी आपके पास में है और आप इसे x इज इक्वल टू 3 पे भेजना चाहते हैं तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो देखिए ये एनर्जी बैरियर पहले क्रॉस करना पड़ेगा पार्टिकल, ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। अगर यहां पहुंच गया तो आगे अपने आप चला जाएगा, तो आपको यहां तक पहुंचाना है। तो यहां तक पहुंचाने के लिए देखिए इसकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे कितनी है, x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करके देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो आप बोलेंगे सर u कहां पे x इज इक्वल टू माइनस 2 पे कितना आ रहा है, तो ये बन गया आपके पास 8 और यहाँ पे 16 दैट इज 4 बन जाएगा ये टर्म। तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 8 प्लस 8/3 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाली टर्म कितनी बन जाएगी, दैट विल बी 4 और ये माइनस 12 बन जाएगा आपके पास। क्लियर, एलसीएम लेते हैं, 3 एलसीएम आ गया आपके पास 12 प्लस 8 माइनस 36। अच्छा ये कितना आ गया आपके पास, माइनस 16/3, दिस इज माइनस 16/3। मतलब यहाँ पे एनर्जी है माइनस 16/3, यहाँ पे कितनी है 0, तो यहाँ पे कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि यहाँ पे पहुंचाना है ना आपको, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इतनी प्लस इतनी काइनेटिक एनर्जी और दे दो, कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी 16/3। तो सी ऑप्शन सही है कि यहाँ पे अगर आप 16/3 देंगे तभी यहाँ पे जाएगा। अगर यहाँ पे होता तो अपने आप चला जाता है बच्चों, पर यहाँ पे है तो ये देख लीजिएगा। जब ऐसे सवाल कभी आए तो ऐसा नहीं है सर आपको कोई पूछ रहे बताओ ये सवाल ऐसे होता है यहाँ से इन्फिनिटी पहुंचाने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मान लो इन्फिनिटी पहुंचाने में, तो आपको ब्लाइंडली नहीं देखना है भाई ठीक है इन्फिनिटी पे 0 होता है पोटेंशियल, यहाँ पे इन्फिनिटी पे 0 हो ना हो वो पता नहीं है। तो आप पहले से कर्व बना के देखिए, जो बैरियर है मैक्सिमम एनर्जी का उसे क्रॉस करना है। इस वाले केस में तो बैरियर बहुत बड़ा है बिकॉज एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, पर अब बता रहा हूँ जनरल केस के अंदर कई बार सवाल ऐसा रहता है, ऐसा कुछ ऐसा पोटेंशियल जी कर्व बनता है ऐसे करे कुछ ऐसा, फिर बोलता है बताओ पार्टिकल यहाँ पे है कितनी एनर्जी दे ताकि पॉजिटिव इन्फिनिटी पे चला जाए। तो ये आप दिखाई दे रहा है इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 है, फिर भी सिर्फ आप समझिए मान लीजिए ऐसा ग्राफ होता कुछ
ऐसे करके कुछ ऐसे ग्राफ होता। यहाँ पे पार्टिकल होता, आपसे पूछे बताओ कितनी एनर्जी दे जाएगा इन्फिनिटी पे चला जाए, आपको दिखाई दे रहा है इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो है तो जीरो दो तो चला जाएगा, ऐसा नहीं है ना, मुझे बैरियर है, पहले बैरियर क्रॉस करवाना होता है। ठीक है, जैसे इस वाले केस में था, यहाँ पे और यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस नहीं देना है, पहले बीच का बैरियर देखना है, बैरियर कितना है। क्लियर, तो सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। फिर बोला ये बॉडी स्टार्ट एट x इक्वल टू -2 इट कैन गो एट x इक्वल टू 3 इवन इफ काइनेटिक एनर्जी 0, गलत बात है। तो दो ही ऑप्शन सही है बच्चों, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। सवाल अच्छा था, एक बार आप देख लीजिएगा। अभी हम फोर्थ प्रॉब्लम कर रहे हैं। फोर्थ प्रॉब्लम को हम जो करेंगे वो थर्मल रेजिस्टेंस से करेंगे। थर्मल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता है इट इज L/Ka। हम देखा था ये निकल गई भाषा dq/dt इज इक्वल टू -Ka dθ/dx होता है। तो इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल दीजिए, इसको हीट करंट बोल दीजिए, dx/Ka, दिस टर्म इज कॉल्ड एज थर्मल रेजिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं इसकी कितनी आ रही है थर्मल रेजिस्टेंस। तो R यहाँ पे बना दे, इट इज L/Ka। आपके पास बोला गया L इसका 1 है, K की वैल्यू कितनी है 1 है, और डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया सबका सेम ही है शायद ना, इसको ऐसे बोल दीजिए, तो इसको आप R0 बोल दीजिए, 1/A को R0 बोल दीजिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये R1 है, R2 अगर आप देखेंगे दैट इज L/Ka, दैट विल बी 4/3 R0। ठीक है, L/Ka नहीं, ये ऐसा नहीं है, L/K है ना। L/K में क्या बनेगा, L है 3/2 और K की जगह वैल्यू है 2, तो ये कितना बनेगा 3/4 R0 बन जाएगा। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस निकाल, दैट इज L/Ka, दैट इज R0/2। यहाँ पे देखते हैं L/Ka, दैट विल बी 1.25 डिवाइड बाय 2 R0, ये रेजिस्टेंस बन गई इसकी। 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, दैट इज 5R0/8। ऐसा कुछ सेटअप बनना है। आपसे क्या बोला गया, इस डी पॉइंट का टेम्परेचर बोला गया, डी पॉइंट का टेम्परेचर कितना है, इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर पूछा है पहले। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो टेम्परेचर का डिफरेंस इज 100 डिवाइड बाय ये रेजिस्टेंस जोड़ दो, कितना बनेगा R0/2 प्लस 5R0 डिवाइड बाय 8। इतना तो हीट करंट फ्लो करेगा यहाँ से। अच्छा, इसके अलावा जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो कितना होगा, I × R मल्टीप्लाई R0/2 कर दीजिए, तो वही टेम्परेचर आएगा डी पॉइंट का, क्योंकि यार इसके जो टेम्परेचर डिफरेंस है वही इस पॉइंट का टेम्परेचर होगा, बिकॉज यहाँ का तो 0 है आपके पास। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं बन जाएगा 100, इसको काट देते हैं ना, यहाँ पे 50 बन जाएगा, तो ऊपर तो बन गया आपके पास 50, नीचे वाला टर्म देखते हैं, ये 8 चला गया, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। क्लियर, तो ये वैल्यू कितनी बन गई आपके पास 400/9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आ गया आपका डी पॉइंट का टेम्परेचर। पर इसने कुछ और बोला, इस वजह से मैच नहीं करा। फिर बोला बी पॉइंट का टेम्परेचर निकालते हैं, बी पॉइंट ये वाला पॉइंट है बी, इसका टेम्परेचर निकालता हूँ। इसका क्या निकालूंगा, इसे कैसे निकालूंगा, तो ऊपर वाले में करंट देखते हैं 100 डिवाइड बाय R0 प्लस 3/4 R0। ये करंट आ गया मल्टीप्लाई 3/4 R0, ये आ जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस बी पे, बिकॉज करंट पता लग गया, करंट मल्टीप्लाई ये वाला रेजिस्टेंस करूंगा तो इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, इसका 0 है तो बी पॉइंट का टेम्परेचर आपको मिलेगा। सोल्व करते हैं इसको, तो टीबी आपके पास जो निकल के आएगा दैट विल बी 100, यहाँ पे बन गया 7, ऊपर 4, इधर 3/4, ये सब साफ हो गया आपके पास। तो कितनी वैल्यू 300/7 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाली बात सही हो रही है बी में। द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए बी इज लेस देन रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए डी। हमने हीट फ्लो निकाल लिया, ये वाली टर्म है हीट फ्लो, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय इसकी रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय इसकी रेजिस्टेंस। आप चेक कर लीजिए, तो आपके इसमें सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं इसमें, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, तो नंबर 5 में अगर आप बात करेंगे तो आपको बोला गया कि यार ऐसे लिक्विड यहाँ से कोई वाइट हाइट नीचे एक होल किया गया और लिक्विड गिर रहा है, और वो जो जितनी रेंज है 0.8 मीटर। ए ऑप्शन में बोल रहा है कि एज द लेवल ऑफ वाटर डिक्रीजेस द रेंज विल डिक्रीज। मतलब अगर ये वाई की वजह से पानी का लेवल नीचे आएगा तो रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए जो वेलोसिटी आएगी दैट इज √2g/y आएगी। तो आपको पता है कि सर जो नीचे आने का टाइम है वो टाइम तो नहीं बदलेगा। क्यों टाइम नहीं बदलेगा, बिकॉज ये प्रोजेक्टिव की तरह ट्रीट हो रहा है। एक पार्टिकुलर वेलोसिटी अगर ऐसे कुछ v0 आपने देखा, छोटा हाइट h है, अगर आप v0 को चेंज करते रहेंगे तब भी टाइम नीचे आने को नहीं बदलेगा, बिकॉज उसके लिए ये वाला मोशन रिस्पॉन्सिबल है, और वहां पे नीचे वेलोसिटी पहले भी 0 थी अब भी 0 थी, तो टाइम तो नहीं बदलेगा। और अगर ये वाली वेलोसिटी कम होगी तो रेंज जरूर कम हो जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे, ए ऑप्शन सही है, रेंज कम हो जाएगी अगर y की वैल्यू कम होगी, मतलब लेवल नीचे जाएगा तो। फिर इसने बोला कि लेवल नीचे जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट विल रिमेन सेम। सही बात है, बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट इस वाले कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, वो कंपोनेंट पहले भी 0 था अब भी 0 है। y की वैल्यू पूछिए कितनी कितनी हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्टेंस आप मान लीजिए 1 - y, टाइम कितना लगेगा 1 - y इज इक्वल टू ½ g t²।
प्रोजेक्टाइल देख रहे हैं, इस तरह वेलोसिटी है, दूसरी तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वर्टिकल मोशन के लिए आपने लिखा तो डिस्प्लेसमेंट इतना है इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर मैं निकाले 2 1 माइनस, ये टाइम आ गया आपके पास। क्लियर। रेंज की अगर आप बात करें, रेंज कितना है, अंडर रूट 2 जी वाई ब्रैकेट में 2 1 माइनस वाई डिवाइड बाई जी, और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, टाइम मल्टीप्लाई वेलोसिटी कर दिया, इसके लिए कितनी, दैट इज 0.8। स्क्वायर उठा लीजिए, ये वाली टर्म कितनी बनेगी, 4/5, 4/5 स्क्वायर उठाइए आप, तो यहां पे बनेगा, ये जी से जी तो साफ हो गया, तो यहां पे बन रहा है 4 वाई ब्रैकेट है 1 माइनस वाई, इतना सही, यहां पे 4 बन गया आपके पास। तो यहां पे एक्सप्रेशन आ रहा है 25y माइनस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 25y माइनस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास। तो सोल्व किया 25y स्क्वायर माइनस 25y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं इसमें कुछ बन रहा है क्या, माइनस 20y माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से क्या करेंगे, 5y को बाहर निकाल लेते हैं, 5y को बाहर निकाल लिया, तो ये बन गया 5y माइनस 4, माइनस 1 को बाहर निकाल, इट इज 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू एक तो आ गई 1/5 और एक y की वैल्यू आ गई 4/5। क्लियर। तो ये आ गया 0.2 और यहाँ पे आ गया 0.8। तो दो वैल्यूज हो सकती है, सी और डी दोनों सही हो जाएंगे। तो इस हिसाब से इस वाले सवाल में चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए, इट इज ऑप्शन ए बी सी एंड डी। ठीक है। हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 6 की। प्रॉब्लम नंबर 6 में बोला गया YDSC का सेटअप है, एक पॉइंट है जहां पे इंटेंसिटी 1/4 है मैक्सिमा की, यहाँ पे आई नोट है, तो ये पॉइंट को पहले ढूंढते हैं। तो मैंने लिखा आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस फाई। यहाँ से आप सोल्व कर लीजिए इसको, ये साफ हो गया आपके पास। तो कोस फाई की वैल्यू आ रही है -1/2, तो फाई की वैल्यू कितनी रही, 2π/3। इसे कोरस्पोंडिंग जो पार्ट डिफरेंस आ रहा हो दैट विल बी λ/3। कर पाएंगे, डेल्टा फाई बाई 2 पाई इक्वल डेल्टा एक्स बाई लैम्डा, ये आ गया पार्ट डिफरेंस। अच्छा, इसकी पोजीशन देख लेता हूँ यहाँ से, पोजीशन कितनी है। तो मैंने लिखा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी। ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, λ/3, तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू d बाई स्मॉल डी मल्टीप्लाई λ/3, ये y आ गया आपके पास। क्लियर। अब इसने बोला कि यहाँ पे एक स्लैब को लगा दिया और स्लैब को इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पे भी जो इंटेंसिटी है वो सेम रहती है, वो बदलती नहीं है। तो उसके क्या क्या केस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि यहाँ वाला जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे पहुंच जाए, तो उससे कोरस्पोंडिंग जो शिफ्ट आनी चाहिए वो शिफ्ट कितनी आनी चाहिए, दैट शिफ्ट शुड बी इज इक्वल टू 2y ना, तो 2y मतलब 2d λ/3d, इतनी शिफ्ट आ जाए, ऐसा हो सकता है। या फिर क्या हो आपके पास में ये वाला जो पॉइंट है उठ के ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाए, सिमिलरली ये, या फिर ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ पे ऐसे सर इसे कोरस्पोंडिंग देखो, इतनी शिफ्ट आनी चाहिए ना सबसे पहले वाले केस के लिए। और स्लैब लगाने में जो शिफ्ट आती है वो कितना है, डेल्टा एक्स आता है आपके पास में, दैट इज म्यू टी माइनस टी, इसके बाद थे dy बाई डी, तो जो शिफ्ट आता है वहाँ से आता है दैट इज म्यू टी माइनस टी मल्टीप्लाई कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये इसके बराबर हो गया 2d स्मॉल डी डिवाइड बाई 3। यहाँ पे ये टर्म्स आपके पास कैंसिल आउट होगी। अच्छा, और म्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.5, तो ये वैल्यू होगी t/2, t/2 इज इक्वल टू 2/3 लैम्डा, 2/3 लैम्डा। ये वैल्यू यहाँ पे लेके जाइए, तो टी की वैल्यू कितनी है 4/3 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू पुट कर लो, लैम्डा की वैल्यू कितनी है सवाल में गिवन है, दैट इज 450 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, दैट इज 4/3 मल्टीप्लाई 450 नैनोमीटर, ये आ गया आपके पास 15। तो टी की वैल्यू आ रही है आपके पास 600 नैनोमीटर। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो ये वाला पॉइंट की बजाय अब कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाए ना, तो इस वाले कोरस्पोंडिंग अगर आप देखेंगे तो हम ये देख लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास, ये आपके पास y है ना, दिस इज y, दिस इज y। ठीक है, ये है आपके पास में दिस डिस्टेंस जो आपके पास में होगी, दैट इज β/2 माइनस y, β/2 माइनस y। तो यहाँ पे ये वाली कितनी हो जाएगी, β/2 माइनस y। सही ये बात। तो टोटल जो शिफ्ट आनी चाहिए वो कितनी शिफ्ट आनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंचाना चाहते हैं ना, तो कितना शिफ्ट हो गया आपके पास, दिस इज y, ये एक्चुअली बीटा शिफ्ट हो गया ना, बीटा ही तो हो गया। अभी ये वाला पैटर्न यहाँ पहुंच जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी है, फ्रिंज विड्थ के बराबर है। तो सेकंड वाले केस में अगर आप शिफ्ट देखें तो शिफ्ट कितना आना चाहिए आपके पास, लैम्डा d बाई डी, लैम्डा d बाई डी। इसे कोरस्पोंडिंग देखते हैं, दैट इज म्यू टी माइनस टी कैपिटल D बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू लैम्डा d बाई डी।
ये टर्म आपके पास साफ हो गया। टी की वैल्यू हमें निकालनी है, t/2 इज इक्वल टू लैम्डा, तो टी की वैल्यू कितनी है? 900 नैनोमीटर। 900 नैनोमीटर मतलब आप इसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज 9 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 7, दैट इज 9 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 7 मीटर। क्लियर? तो इस हिसाब से सी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट हो रहा है। इससे बाद में अगर आप देखेंगे, इसके बाद वाला रिजल्ट अगर आप देखें तो कहाँ पे मिलेगा? वो वाला पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस वाले पॉइंट से ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो बीटा है ही आपके पास। इस वाले पॉइंट से आपने यहाँ तक देखा तो ये वाली टर्म आपके पास में बीटा है, और ये वाला इसमें 2y और ऐड हो जाएगा। सही है? यहाँ से लेके यहाँ तक तो बीटा है ही, इतनी चीज तो बीटा है, इसमें इतना और पोर्शन ऐड करना है, तो यहाँ से जो नीचे वाला पोर्शन था वो 2y के बराबर हो जाएगा। तो जो नई वाली जो शिफ्ट आएगी आपके पास, दैट इज लैम्डा d/d प्लस 2y प्लस 2y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y की वैल्यू थी दिस, तो ये कितना बन जाएगा? 2d लैम्डा बाय 3d। टोटल अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 5/3 लैम्डा d/d। शिफ्ट यहाँ पे थी, दैट विल बी t/½ बन जाएगा, और ये पूरी टर्म साफ हो जाएगी। तो यहाँ से जो आ रहा है दैट इज 10, इतना आ रहा है आपके पास। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 400। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास? मल्टीप्लाई 450 कर दीजिए आप, तो ये बन गया 1500 नैनोमीटर। 1500 नैनोमीटर। तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है ही नहीं आपके पास, दैट इज 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, 1.5 मल्टीप्लाई 10, तो वो नहीं है। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, हम मैट्रिक्स मैच के प्रॉब्लम नंबर 7 की बात कर रहे हैं। आपको सबसे पहले जो P में बताया गया, लिस्ट 1 में जो P है, उसने बोला B इज इक्वल टू B नॉट आई कैप है। तो ये कैसा हुआ है आपके पास में? इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल टू दैट इज B नॉट आई कैप, इसकी वैल्यू है दैट इज 4 आई कैप। B नॉट की वैल्यू कितनी है? 4। इसका मतलब क्या है? अब आप थोड़ा फील कीजिए, अगर मान लीजिए हिंज नहीं होता, अगर ये हिंज नहीं होता तो ये कैसे रोटेट करता है? इसका मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ है? अंदर की तरफ है। तो कैसे रोटेट करता है? ऐसे ऐसे रोटेट करता है, सेंटर के बोर्ड ऐसे रोटेट करता था। पर अब ये ऐसे रोटेट करना चाह रहा होगा, तो ये हिंज बोलेंगे नहीं, अब इसको ऐसे नहीं जाना, तो इसको पकड़ के रखेगा। अगर पकड़े नहीं तो ऐसे घूम जाता, तो हिंज को किस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा? बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा, बिकॉज ये अंदर जाना चाहता था, ऐसे घूमना चाहता। हिंज को किस तरफ लगाना पड़ेगा? बाहर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप क्या बोलेंगे कि हिंज ए और हिंज बी है, वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे आपके पास। क्लियर? तो हिंज ए विल एक्सर्ट ए नॉन जीरो फोर्स इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, सही बात है। और हिंज बी भी, तो 3 और 4 तो आपके पास में सही होने हैं, इसके 3 और 4 तो सही हो जाएंगे। इतना सही है, ये समझ में आ गया? बिकॉज अगर ये नहीं होता तो ऐसे घूमता था, अगर इसको बचाना है तो इसको किस तरफ लगाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। 3 और 4 तो सही हो गए। अब आप बात करते हैं कि और कोई डायरेक्शन में भी लग रहा है क्या? अब देखिए mg लग रहा है नीचे की तरफ, mg लग रहा है नीचे की तरफ, ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, और नॉर्मल के थे वो तो आउट ऑफ प्लेन घुमाने की कोशिश कर रहे थे। mg ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो nb को ऐसे लगना पड़ेगा ताकि वो इसको बचा सके। तो nb किस तरफ लगना पड़ रहा है? राइटवर्ड डायरेक्शन में लगना पड़ रहा है। तो आप बोल सकते हैं हिंज b विल एक्सर्ट ए नॉन जीरो फोर्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो 6 भी सही होना चाहिए। एक ही अगर आप बात करेंगे ए पे देखते हैं, अगर आप इस वाले पॉइंट के बोर्ड देखें तो ये ऐसे घुमा रहा है, ये कैसे घुमा रहा है? ऐसे घुमा रहा है। अगर आपको बचाना है तो एनए को किस तरफ लगना पड़ेगा? इस तरफ लगना पड़ेगा, तभी तो इसको बचाएगा। तो उसको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा फोर्स एनए को। तो 5 नहीं सही होना चाहिए, 5 नहीं है। अब आप देखिए रोटेट कैसे करेगा ये फ्रेम? ऐसे ऐसे रोटेट करेगा ना, ऐसे करके ऐसे आएगा आपके पास, तो इसका सेंस ऐसे ऐसे घूमने का है। अब इससे बोला ऊपर से देखिए, अगर ऊपर देखूं तो ऐसे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, तो कैसा सेंस है आपके पास? जैसे क्लॉकवाइज सेंस, तो आप बोलेंगे सर फ्रेम भी रोटेट इन क्लॉकवाइज सेंस, तो 2 भी सही हो जाएगा। तो ये 2, 3, 4, 6 सही होंगे इसमें, 2, 3, 4, 6 इसे कोरस्पॉन्डिंग एक ही ऑप्शन बैठता है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पर हम पूरा कर लेते हैं। फिर आपसे बात की कि क्यू की, तो क्यू में किस तरफ है आपके पास? b इज इक्वल टू -4 टेस्ला, b इज इक्वल टू -4 टेस्ला। ऑप्शन क्यू में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है, तो हमने इस तरफ बना दिया, दैट इज -4 टेस्ला। तो ये लूप कैसे घूमेगा? मैग्नेटिक मूवमेंट इनिशियली ऐसा है, इसकी डायरेक्शन में, ये लूप ऐसे घूमेगा ना, ऐसे करके कुछ ऐसे घूमेगा। अच्छा, अगर ये मान लीजिए फ्री होता मूव करने के लिए तो ऐसे ऊपर उठता, पर अभी नहीं उठ पाएगा बिकॉज हिंज है आपके पास। हिंज को किस तरफ फोर्स लगाना? अंदर की तरफ, दैट इज नेगेटिव जेड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हिंज का जो ए बी का जो होगा वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होगा, इस वजह से 3 और 4 दोनों ही सही नहीं है। फिर अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको जो फोर्स लगाना पड़ेगा, अगेन टॉर्क बैलेंस करते हैं हम, इस वाले पॉइंट को टॉर्क बैलेंस करके देखते हैं, इसको इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा एनबी को, तो एनबी को पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बात करेंगे एनए की, तो एनए को डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है? ये क्यू में हो जाएगा।
अगर आप बात करेंगे आर में, तो आर किस तरफ है, आर में बोला गया अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज 3J, सॉरी ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसको कैसे घूमना है, इसको क्या ऐसे घूमना है, इसको कैसे घूमना है बच्चों, इसको ऐसे ऐसे घूमना है, ऐसे, तभी ऐसा होता ना, फ्री होता तो ऐसे घूम जाता, पर अभी तो फ्री नहीं है। अच्छा, अगर ये फ्री नहीं है तो आप देखिए ये ऐसे घूमना चाह रहा था, तो एन को अंदर की तरफ लगाना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे घूमना चाहता है एन को अंदर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट विल बी माइनस जेड डायरेक्शन, और एनबी को किस तरफ लगाना पड़ेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो आपके पास क्या जवाब आ जाएगा, जो एनबी होगा तो वो तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, और एन को अंदर की तरफ लगाना दैट इज नेगेटिव में, तो उस वजह से वो आ नहीं रहा, तो एक तो आपके पास में 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, और एमजी को बैलेंस करना ही करना है, तो एमजी को बैलेंस करना है तो एनबी को डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बात करें केस एस की, केस एस में किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, आपने बाहर की तरफ बना दिया, बाहर की तरफ है तो अभी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इसको पूरा घूम के आना है ना, ऐसे पूरा ऐसे घूम के ऐसे पूरा बाहर आना है, ऐसे करके पूरा घूम के बाहर आना है, तभी ऐसा होगा। नहीं, अगर आप इस वाले केस में देखें, इनिशियली अगर आप देखें तो इनिशियल तो मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क होगा वो 0 होगा, अगर आप थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे तब घूम के आएगा। अगर आप इस पोजीशन की बात करें, स्पेसिफिक पोजीशन की, तो जो मैग्नेटिक फोर्सेस की टॉर्क है वो 0 है, तो वो 0 है तो वाई जेड डायरेक्शन में कोई टॉर्क नहीं आएगा आपके पास, सिर्फ यहाँ पे एक एनबी का आ जाएगा आपके पास, किस वाई डायरेक्शन के अंदर, दैट विल बी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। क्लियर? तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 8 अगेन मैट्रिक्स मैच टाइप प्रॉब्लम है। इसमें सबसे पहले पी ऑप्शन में ऐसा कुछ ग्राफ बनाया, 1D लिख दिया ना, ये 1D लिख दिया, प्रोजेक्टर हो जाता 1D मोशन है। तो क्या हो रहा है आपके पास, ऐसा पार्टिकल यहाँ पे जा रहा होगा, ये पहले पार्टिकल गया, इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ, फिर वापस आना शुरू हो गया, ऐसे करके पार्टिकल वापस ऐसे आया। क्लियर? तो वेलोसिटी अगर आप देखेंगे तो पहले वेलोसिटी घट रही है, घट रही है, घट रही है, फिर 0 बनी, फिर वापस बढ़ना शुरू हुई, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी आपके पास आ रही है। तो पहले जो मोशन है वो रिटार्डेशन है, उसके बाद में आपके पास में एक्सीलरेशन है। तो देखते हैं क्या बात कर रहा है। सबसे पहले बोला स्पीड इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, गलत बात, स्पीड डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, ये बात सही है, तो एक तो सेकंड हो गया। स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, गलत बात, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, गलत बात। एक्सीलरेशन इज इनिशियली अपोजिट टू द वेलोसिटी, एक्सीलरेशन सही बात है क्योंकि ये बॉडी रिटार्ड हो रही है ना आपके पास, तो एक्सीलरेशन इज इनिशियली अपोजिट टू द वेलोसिटी, ये बात सही है, तो एक फिफ्थ सही हो गया इसमें। अच्छा, और देखते हैं और क्या बोल रहा है, एक्सेलेरेशन इज इनिशियली इन द सेम डायरेक्शन वेलोसिटी, गलत बात। तो इस वाले पी के हिसाब से 2 मैच करके फिर आप बात करते हैं इस वाले एक्सप्रेशन, इसमें चेक कर लो वेलोसिटी कितना आएगा, वेलोसिटी आ रहा है आपके पास 2t+3 और एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ऐसा एक्सप्रेशन है। अब आप देखेंगे स्पीड इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, कंटिन्यूसली इंक्रीज ही कर रही, डिक्रीज तो कर ही नहीं रही, तो स्पीड इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, तो थर्ड मैच कर जाएगा एक तो। फिर क्या बोला, एक्सीलरेशन इज इनिशियली अपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी, गलत बात, एक्सीलरेशन इज इनिशियली इन द सेम डायरेक्शन टू द वेलोसिटी, ये बात सही लग रही है, तो थर्ड और 6 मैच कर जाएगा क्यू के साथ में। आरएम में देखें तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट किया आपने, फिर इसमें क्या होगा, स्पीड डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ये बात सही है, पहले इंक्रीजिंग कर, पहले डिक्रीज कर रही है, तो सेकंड मैच कर जाएगा इसके अंदर। द स्पीड एक्सीलरेशन इज अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं है, सेम डायरेक्शन में भी नहीं है, कोई एंगल बना रहा है ना आपके पास, एक ही ऑप्शन मैच कर, दैट इज 2। फिर अगर आप बात करें एस वाले में, तो बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउन फ्रॉम द क्लिफ, नीचे फेंका आपने, तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी, तो थर्ड मैच कर जाएगा आपके पास। स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज नहीं करेगा, फिर क्या बोला, एक्सीलरेशन इज इन सेम डायरेक्शन, सही बात, 6 मैच कर जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। सिंपल सवाल था काइनेमेटिक्स का, आप कर सकते थे। क्लियर? तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 9th प्रॉब्लम में आपको कुछ प्रोसेसेस दिखाए गए हैं और उनके बारे में कुछ पूछा गया। सबसे पहले बात करते हैं A to B प्रोसेस की। A to B प्रोसेस कैसा प्रोसेस है बच्चों, आइसोबारिक प्रोसेस है। अच्छा, अगर आइसोबारिक है तो इसमें वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन अगर आप देखेंगे, वर्क डन बाय गैस पूछ रहा है यहाँ पे, तो गैस क्या है, एक्सपेंड हो रही है, तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा आपके पास। ठीक है, फिर क्या पूछा इसने, डेल्टा यू पूछा, डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू होगा NCV, डेल्टा टी होता है डेल्टा यू हर एक केस में, डेल्टा टी पॉजिटिव आएगा आपके पास बिकॉज फाइनल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वर्क डन बाय गैस ही पॉजिटिव आएगा, डेल्टा यू भी पॉजिटिव आएगा आपके पास। तो एक तो ऑप्शन इसमें 1 सही हो जाएगा, पी की बात कर रहे हैं, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा यहाँ पे, वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव है, थर्ड सही हो जाएगा। और हीट की अगर आप बात करेंगे तो हीट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, डेल्टा क्यू NCP डेल्टा टी, बिकॉज प्रोसेस कैसा है आपके पास आइसोबारिक, डेल्टा टी पॉजिटिव है तो अगेन क्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हीट क्या होगी, हीट क्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हीट आपके सिस्टम को दी होगी। क्लियर? तो आपके पास में क्या आएगा, 5 आएगा, बिकॉज क्यू पॉजिटिव कब आ, जब सिस्टम को हीट देते हैं, सिस्टम हीट रिलीज करता है तो हम नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, पी ऑप्शन हो गया। अब बात करते हैं क्यू की, तो 1 3 5 समझ में आ रहा है आपको, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हम 1 बाय 1 पूरा चलते हैं। फिर आप बात करें प्रोसेस 2 टू दैट इज B to C,
B2C की बात करेंगे तो कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट का तो कोई चक्कर है ही नहीं। वर्क डन की बात करें तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगा। अच्छा, फिर लिखेंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, तो ये वाली टर्म जीरो है, तो अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो डेल्टा यू क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव आएगा। तो एक तो सेकंड मैच कर जाएगा इसके अंदर, और एक वर्क डन पॉजिटिव है, थर्ड मैच कर जाएगा, तो इसका Q का 2 3 हो जाएगा। फिर आप बात करेंगे R के अंदर, प्रोसेस कहां से कहां पे है, C से D प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है डेल्टा यू तो जीरो आएगा, ठीक है। वर्क डन की आप बात करें तो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, बिकॉज वॉल्यूम कम हो रहा है, आप देखिए तो वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, मतलब 4 हो जाएगा। डेल्टा यू जीरो आ रहा है तो कुछ भी नहीं होगा, हीट की बात करी है ना इसमें, तब आप क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ये वाली टर्म जीरो है तो वर्क डन नेगेटिव है, तो डेल्टा क्यू भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, एक तो 4 सही हो जाएगा और एक 6 सही हो जाएगा। आप एस्टिमेट कीजिए, दैट इज D2A। अगर D से A की बात करेंगे तो वर्क डन जीरो आएगा, तो 3 और 4 दोनों ही नहीं होंगे। डेल्टा यू की बात करेगा तो डेल्टा यू क्या होगा, दैट इज NCV डेल्टा टी। अच्छा, और डेल्टा टी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप देख लीजिए वहां पे, तो डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा, मतलब 1 सही हो जाएगा। और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन की वैल्यू जीरो है, तो भाई साहब जैसा डेल्टा यू है वैसे डेल्टा क्यू है, तो डेल्टा यू क्यू भी पॉजिटिव आएगा, मतलब हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो 1.5 आएगा। क्लियर, इस हिसाब से इसका ऑप्शन सी मैच कर जाएगा। आपको इतना नहीं करना था, आपको जो सबसे आसान लगे एक को उठा के चेक कर लेना था, आगे बात बन जाएगी। अभी हम 10th प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 10। तो ये सिंपल सा सवाल है, इसको ऑलरेडी भी कर सकते हैं। पहले वाले केस में अगर आप देखेंगे तो एक कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास, एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है आपके पास, 20 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट है वो किसके बीच में, ऑब्जेक्ट F और C के बीच में है। F और C वाले केस में क्या होती है, इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड C बनती है, बड़ी बनती है और इन्वर्टेड बनती है। तो एक तो इसका आना चाहिए इन्वर्टेड आपके पास में, ठीक है, तो P ऑप्शन में ये तो 2 करेक्ट होना चाहिए। मैग्नीफाइड बनती है और रियल बनती है, 2 3 5, ठीक है। फिर आप बात करें Q ऑप्शन की, Q में कैसा केस है, ऐसे मिरर का केस है आपके पास। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, फोकल लेंथ है -40, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है, 30 पे रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपके पास में, दिस इज पोल और फोकस के बीच में है। पोल और फोकस के बीच में इमेज वर्चुअल बनती है, पीछे बनती है और बड़ी बनती है, ऐसी कुछ बनती है ना आपके पास, ऐसे करके कुछ बनती है। तो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और बड़ी बनती है। तो आप क्या बोलेंगे, वर्चुअल आएगा एक, तो इरेक्ट आएगा। तो इस क्यू वाले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, एक तो आएगा इरेक्ट, इन्वर्टेड नहीं आएगा, मैग्नीफाइड आएगा और वर्चुअल आएगा 136। तो आपके पास में क्यू ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्यू में क्या आएगा, 136 आएगा, तो डी ऑप्शन के हिसाब से बातें सही बैठ रही है। फिर आप आगे वाले में चेक कर लीजिए, वो भी मिरर है, सेम केस है आपके पास, और ये लेंस है, तो ये बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको इतना पता ही होगा। तो इस हिसाब से आप करके देखेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इतना तो पता है भाई साहब कौन से लेंस में कहाँ पे रखते हैं तो कैसे इमेज बनती है, वही पूछा है, बिल्कुल बेसिक सा है, हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। अभी हम बात करें न्यूमेरिकल की फर्स्ट प्रॉब्लम की। इसे बोला गया 2 वायर्स है आपके पास में और करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर, तो फोर्स पूछा गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है आपके पास। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने, तो दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी, डी की जगह 0.1 mm। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपके पास। फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज आई एल बी। हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए, तो एफ बाई एल कितना हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, 24, और बी की वैल्यू आप पुट कर, दैट इज म्यू नॉट मल्टीप्लाई 186 डिवाइड बाई 2 पाई 0.1 mm। आप इस सोल्व कर लीजिए, अप्रोक्सीमेटली आएगी आपके पास 9 के आसपास। एक्चुअली 8.928 आता है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, 9 न्यूटन आंसर हो जाएगा। पर मीटर कर दिया, बिकॉज फोर्स पर यूनिट लेंथ है। क्लियर है। तो इसमें कैलकुलेशन थी, सवाल बिल्कुल सिंपल था। हम न्यूमेरिकल का सेकंड प्रॉब्लम कर रहे हैं। इसे बोला गया कि क्यू चार्ज को एक्सिस पे रखा गया और इससे 1/4 फ्लक्स जा रहा है, इस रिंग से 1/4 फ्लक्स जा रहा है। तो एक्सप्रेशन क्या आता है, दैट इज क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा, ये आता है एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखिए टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है आपके पास, टोटल फ्लक्स इस चार्ज से दैट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इससे बोल रहा है कि 1/4 फ्लक्स इससे पास हो, दैट मींस क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स इससे पास हो रहा है। ये वाली टर्म यहाँ पे साफ हो गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 2 बच गए यहाँ पे। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोस थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी हाफ, तो थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री आ गया तो ये डिस्टेंस अगर आपके पास में r होगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/√3। डन, ठीक है।
फिर इसने बोला कि अब इसको थोड़ा शिफ्ट किया गया, शिफ्ट करने से अब इसका Q से जितना फ्लक्स निकल रहा है उसका 1/5 टाइम इससे जा रहा है, दैट इज कितना फ्लक्स जा रहा है Q/5 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा, ये साफ हो गया। यहाँ पे बना 2/5, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 माइनस 2/5 दैट इज 3/5, ठीक है। अच्छा टेन थीटा कितना आएगा आपके पास, टेन थीटा अगर मैं निकालने जाऊंगा तो ये 3/5 है आपके पास, दैट इज 4/3, टेन थीटा बन गया 4/3। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये x और ये r है, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 3/4r, क्लियर, ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब आपसे पूछा गया कि इसको कितना शिफ्ट किया गया, तो कितना शिफ्ट किया गया दैट इज 3/4r माइनस r/√3। इसको आप सोल्व कर लीजिए, सोल्व थोड़ा सा कैलकुलेशन तो ऑब्वियस इसमें है, इसका थोड़ा सोल्व कर लीजिए, सोल्व करके आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू पुट कर लीजिएगा, आर की वैल्यू कितनी गिवन है 30 सेंटीमीटर, आप कर लीजिएगा आंसर मिल जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 आपके पास में एसी का सवाल है और कंफ्यूजिंग सा सवाल है, लोग कई बार इसमें गलत कर बैठते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि इसका फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसे कुछ यहाँ पे करंट का फेज होगा और यहाँ पे आई आर होगा, दिस इज इक्वल टू वी आर लिख दिया आपने, यहाँ पे कुछ ऐसे बन गया, दिस इज वी एल और ये कितना आएगा आई मल्टीप्लाई एक्सएल। ये एम्पलीट्यूड्स होते हैं ना, ये मैक्सिमम वैल्यूज होती है, ये किसी इंस्टेंट में नहीं होती, मैक्सिमम वैल्यूज होती है। आपको अगर किसी इंस्टेंट पे चाहिए तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं जो करंट था आपके पास, दैट करंट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा करंट का फेज मान लिया करंट का फेज, ठीक है। तो जो ये वीएस होगा वो इस तरफ होगा, इतना तो पता होता है वीएस इतना होगा, और इसमें जो फेज डिफरेंस है वो कुछ 5 मान लीजिए आप, ठीक है। अगर मैं लिखूं वी आर, तो वी आर कितना बनेगा दैट इज आई नॉट मल्टीप्लाई आर साइन ओमेगा टी, क्लियर। अगर मैं लिखूं वी एल कितना होगा, तो वी एल होगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2, सही है ये बात, ठीक है। और अगर आप सोर्स की बात करेंगे, सोर्स की जो Vs होगा दैट विल बी सम वोल्टेज दैट इज V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बिकॉज वोल्टेज लीड करेगा आपके पास में, इंडक्टिव सर्किट है। अब देखिए क्या क्या गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू कितनी है आपके पास 4 वोल्ट है, इस वैल्यू इज 4 वोल्ट, ये वाली वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू कितनी है 3 वोल्ट है। ये मैक्सिमम नहीं है बच्चों, ये बोला उसी इंस्टेंट की है ना आपके पास। और ये वाली जो वैल्यू है इसकी वैल्यू शायद नहीं गिवन, पर ये चीज बोला गया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मैक्सिमम वैल्यू मतलब यह टर्म कितनी बन रही है आपके पास ओमेगा टी प्लस फाइव कितना बन रहा होगा आपके पास π/2 बन रहा होगा, तो ये मैक्सिमम आ रहा होगा, ठीक है जी। थोड़ा देखते हैं कुछ करके, अगर आप इन दोनों को डिवाइड मार दें, इन दोनों को अगर हम यहाँ पे डिवाइड मार दें, कुछ मिलेगा क्या आपको, देखेंगे करके। तो यहाँ पे मिलेगा आपको r डिवाइड बाय एक्सएल साइन ओमेगा टी, नीचे क्या मिलेगा साइन, ये बन जाएगा साइन 90 प्लस थीटा कोस ओमेगा टी इज इक्वल टू 4/3। अब यहां से यार ये वाली वैल्यू समझ में आ रहा है कि जो ओमेगा टी की वैल्यू कुछ पता है क्या हमें, हाँ ये ऐसे बोल सकते हैं ना इसको, ओमेगा टी इज π/2 माइनस 5, इसको क्या क्या बोला जा सकता है दैट इज π/2 माइनस 5। तो इसको एक काम करते हैं, कैसे लिखते हैं आर एक्सएल 10 ओमेगा टी 4/3 और ओमेगा टी वैल्यू यहां से पुट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा r बाय एक्सएल और 10 π/2 माइनस 5 बन जाएगा, तो कोट 5 बन जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 4/3। अब कोट 5 की वैल्यू पता है, 10 5 कितना है आपके पास, 10 5 है एक्सएल बाय आर, तो कोट 5 कितना हो जाएगा, ये कोट था सॉरी यहाँ पे कोट 5 बना था ये, तो इसका आप लिख देंगे r एक्सएल, कोट 5 की वैल्यू लिख दी आपने दैट इज r बाय एक्सएल, इसके वैल्यू कितनी बन गई 4/3। अच्छा आर की वैल्यू सवाल में गिवन है 2 गिवन है, तो 2 और 2 ये 4 हो गया, सब साफ हो गया आपके पास। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी है, एक्सएल की वैल्यू होगी √3, क्लियर। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1.73, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो बच्चों ये देखना जरूरी है कि मैक्सिमम वैल्यू गिवन है कि इंस्टेंटेनियस गिवन है। अगर इंस्टेंटेनियस गिवन है तो आप ये पक्का बोल सकते, जैसे इस इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू कुछ 3 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, तो आप बोल सकते हैं इस इंस्टेंट पे जो सोर्स की जो वोल्टेज होगी दैट विल बी एग्रीगेट, दैट इट विल बी 7 वोल्ट, आप बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 7 वोल्ट बोल सकते थे, वीएस को 7 वोल्ट बोल सकते हैं, पर उससे कुछ मिलना नहीं था आपके, क्लियर। तो अगर आपके पास एक्सप्रेशन में अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू गिवन है तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पे ये जो टर्म्स होती है एम्पलीट्यूड्स होते हैं, इसका जो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसके एम्पलीट्यूड है। अभी जो ये वाला 4 वोल्ट है, इस पूरे की वैल्यू है, डन। प्रॉब्लम नंबर 4 में एक्सरे ट्यूब की बात हुई है और डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात हुई है।
इसने क्या बोला, एक्सल ट्यूब में कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इसको हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया जाता है और फिर ये जाके इस पर बम्बार्ड होता है। तो यहाँ पे जब पहुँचता है तो जिसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा वी होता है, दैट विल बी ई डेल्टा वी बिकॉज चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाके बम्बार्ड हो रहे हैं। इसने क्या बोला था, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द कैथोड प्लेट। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय अंडर रूट 2m के लिखा जा सकता है, ठीक है, क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा वी, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, ये आ गया लैम्डा डी ब्रोगली। और फिर क्या बोला इसने, एंड मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा आपके पास, दैट इज ई डेल्टा वी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा मिनिमम। कट ऑफ वेवलेंथ यही आएगी, जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स जो फोटॉन्स निकलेंगे, मैं सबसे कम एनर्जी का जो सबसे कम लैम्डा का जो फोटोन होगा उसमें क्या होगा, पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एक्सरे में चली जाएगी। तो एनर्जी है कितनी, ई डेल्टा वी, ये लैम्डा मिनिमम आ गया, तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज एच सी डिवाइड बाई ई डेल्टा वी। अब ये बोल क्या रहा है कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द स्ट्राइकिंग the de Broglie wavelength of the electron striking the cathode to produce X-ray is equal to 1/4 of 100 of the minimum wavelength। मतलब ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बोल रहा है, h by अंडर रूट 2 m e डेल्टा v is equal to 1/100, ये वाला एक्सप्रेशन इट इज hc by e डेल्टा v। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना, डेल्टा v निकालना, आप सोल्व कर दीजिए इसको, यहाँ पे साफ हो जाएगा आपके पास। ई डेल्टा वी को यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, स्क्वायर कर लीजिए तो यहाँ पे बन जाएगा 1/2m, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 टू द पावर 4 बन जाएगा, और यहाँ पे c दैट इज 3, ये c स्क्वायर बन जाएगा ना, दैट इज 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 16, क्लियर। और यहाँ पे नीचे है आपके पास में अंडर रूट, नहीं ये हटा दिया, दैट इज e और डेल्टा वी। क्या किया, स्क्वायर किया तो ये 1/2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बने 10 टू द पावर 4, c था 3 10 टू द पावर 8, उसका डबल हो गया। तो डेल्टा वी का जो एक्सप्रेशन आपके पास आया दैट इज 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 16 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 1.6 10 टू द पावर -19, और यहाँ पे ऊपर चला जाएगा 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सारा डाटा पुट कर लीजिए, आपको यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मिल जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है पर सवाल हो जाएगा, ठीक है। सवाल है, बोला गया कि इस सर्क्यूट t इक्वल टू 0 पे शुरू किया गया और करंट पूछा इंडक्टर पे 0.25 सेकंड, 0.25 यहाँ पे कहीं पे होगा, इसके बीच का होगा 0.25 सेकंड। इस वाले टाइम पे करंट कितना ही पूछ रहा है। तो मैंने बोला ईएमएफ कांस्टेंट है ना इसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस, पहले पॉजिटिव है तो आप लिखेंगे L di/dt इज इक्वल टू कितना है आपके पास, दिस एक्सप्रेशन इज 1, क्लियर। तो L di कितना आ जाएगा, दैट इज 1 मल्टीप्लाई dt, दैट इज एरिया अंडर, इसके अंदर जो एरिया आएगा वो आपके पास में L मल्टीप्लाई आई दैट इज चेंज इन फ्लक्स आएगा। अच्छा तो ये कितना आया, यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो कुछ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो वापस करंट 0 हो जाएगा, इस इंस्टेंट तक आते आते करंट वापस 0 हो जाएगा। फिर आप यहाँ से यहाँ पे कितना आएगा, तो इसका एरिया का चेंज देख लेता हूँ, तो कितना एरिया है, दैट इज 1 मल्टीप्लाई कितना सेकंड हुआ, दैट इज 0.05 सेकंड। अरे सही है, ये कितना हो जाएगा 0.05 सेकंड। तो ये एरिया जो आपके पास गया है दैट इज 0.05, और ये किसके बराबर होगा, L मल्टीप्लाई आई। L की वैल्यू कितनी है 0.2, तो ये तो बन गया 5 डिवाइड बाय 100, L की वैल्यू बन गई 2 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई आई, ये साफ हो गया यहाँ पे। तो आई की वैल्यू जो निकल के आ रही है आपके पास दैट इज 1/4, दैट इज 0.25 एम्पियर, क्लियर। तो ये समझ में आ रहा है ना आपको कि L di/dt कांस्टेंट है इस यहाँ तक, तो ये जो होगा आई डी टी ये आपको एल आई की वैल्यू देगा, क्योंकि इनिशियल आई तो 0 था, तो ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यहाँ तक तो करंट वापस 0 हो गया। पहले करंट बढ़ा 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 यहाँ तक बढ़ा, फिर यहाँ से घटना शुरू हुआ, यहाँ पे 0 हो, फिर वापस बढ़ना शुरू होगा, फिर सिमिलरली घटना शुरू होगा, ऐसा कंसेप्ट चलता रहेगा। तो इजी सवाल था, अगर आप इस कंसेप्ट को पकड़ पाए। इसका आंसर कितना है, 0.25 एम्पियर। प्रॉब्लम नंबर 6 की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा देख के अजीब लगता है सवाल, पर आप करने जाएंगे सवाल सिंपली हो जाएगा। इसमें बोला गया कि इनिशियली स्विच को R1 पे रखा गया, स्विच को ऐसे आप R1 पे रख दीजिए, ऐसे स्विच को R1 पे रख दिया, मतलब इसका तो कोई मतलब इस बैटरी का, इसको हटा दो। स्विच को जब आपने R1 पे रखा, जो इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो कुछ I करंट फ्लो कर रहा है मान लीजिए। फिर सेकंड वाले केस में क्या किया, स्विच को R2 पे रखा, तो स्विच को 0.2 पे रखा, तो उस वाले केस में क्या सेटअप बनेगा,
ये सब सेम का सेम। पर उस वाले केस में इस वाली बैटरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, सिर्फ यही बैटरी काम करेगी। तो ये बैटरी कुछ ऐसे करके ऐसा बन रहा है आपके पास, क्लियर। अच्छा, इसमें करंट कुछ बैटरी ऐसे करंट कुछ ऐसे आएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है कुछ करंट आई। इसमें जो करंट है वो कुछ यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी इसका नाम कितना है आर डैश। इसने बोला इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम रहता है, पर करंट कितना आता है 5 टाइम्स हो जाता है, करंट हो जाता है 5 टाइम। आपसे स्टडी स्टेट की बात कर रहा है, स्टडी स्टेट की बात कर रहा है। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस कुछ 2R है, ये रेजिस्टेंस कितनी है R है, और ये 3R है। तो अगर आप स्टडी स्टेट की बात करें तो इससे कोई चार्ज नहीं जाएगा, तो इसको आप ओपन कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे तो इससे कोई करंट नहीं जाता, इसको आप ओपन कर सकते हैं। अब आप इस सर्किट में क्या बोलेंगे, ये वाला R, ये 3R और ये R, टोटल 4R हो गया आपके पास। तो अब आप ऐसा टर्म दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे 2R है, ये 2R है और ये 4R है, क्लियर। और जो करंट आ रहा है यहां से वो कितना आ रहा है आपके पास 5I आ रहा है। ये देखिए, ये वाली दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, फिर ये दोनों और ये आपस में पैरेलल में होगी आपके पास। तो ऐसा सेटअप बन जाएगा। यहाँ पे कुछ ये ऐसा सर्किट है आपके पास, ऐसा है, ये R डैश है। तो यार अगर यहाँ से 5I करंट आ रहा है तो इसमें से कितना जाएगा, आप थोड़ा चेक, इससे कितना जा रहा है इसे बता सकते हैं आप। तो इससे अगर आप देखेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 5 डिवाइड बाई 6 और उसमें 2 जाएगा, दैट विल बी 5/3, दिस विल बी 5/3I जाएगा यहाँ पे। और इसमें अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना है, 10/3I, 10/3I, क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, हाँ आ रहा है, ऐसा जाएगा। तो इस वाले केस में जो यहाँ से जो करंट जा रहा था दैट इज 5I/3 जा रहा था, तो कैपेसिटर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस 3R के अक्रॉस वो कितना है, V अक्रॉस 3R, दैट इज 5I। और यही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, तो Q कितना आएगा, Q आएगा C × 5। डन। सेम हम इस वाले केस से प्रोसीड करते हैं। तो ये हो गया आपके पास में 3R, ये 5R होगा। इसका सेटअप कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये बैटरी बना दिया आपने, यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस बना दिया R का, और इसमें कितना आ गया आपके पास, दिस इज 5R, दिस इज 5R, और ये रेजिस्टेंस कुछ R डैश है, दिस रेजिस्टेंस इज R डैश। अच्छा, इससे जो करंट जा रहा है क्या I जा रहा है, इसके हिस्से कीजिए, दैट इज I/6। तो इसमें कितना करंट जाएगा, I/6 जाएगा, इसमें 5I/6 जाएगा। अच्छा, इसमें अगर I/6 जाए तो यहाँ पे भी I/6 ही जा रहा होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3R, तो कितना दैट इज I/2। तो Q अगर आप देखेंगे, Q आ जाएगा C × I/2। तो इसने क्या बोला, इनिशियल चार्ज था वो कुछ Q था, और ये चार्ज कितना है, Q डैश। Q/Q डैश की वैल्यू निकालते हैं, Q/Q डैश की वैल्यू, तो Q की वैल्यू है CI/2 और Q डैश की वैल्यू कितनी है, C × 5I। ये यहाँ पे साफ हो गया CI, और यहाँ पे तो Q/Q डैश की वैल्यू जो आपके पास निकल के आ दैट इज 1/10 आ रहा है, क्लियर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.1, ठीक है। सवाल में कुछ अलग दिखा, Q/Q डैश पूछा है पर आंसर कुछ अलग लिखा हुआ है, तो आंसर इसका 0.1 होगा, दैट इज 1/10। आंसर में लिखा हुआ है 10, तो वो एक्चुअली Q/Q की वैल्यू बता रहा है, हमें किसी ने Q/Q डैश, तो आंसर कितना है 0.1, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 7 में बोल रहा है कि बीटा पार्टिकल हैं और उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 100 मिनट्स है, और वहाँ पे इनिशियली 10⁻13 बीटा पार्टिकल्स हैं और T हाफ गिवन है। तो ये बोला गया कि 200 मिनट्स के बाद में चार्ज कितना आएगा। तो देखिए, चार्ज जितना पार्टिकल डिके हो जाएगा, कहीं और चला जाएगा आपके पास, तो चार्ज एक्वायर्ड बाय द सैंपल इन द 200 मिनट। तो देखिए, पहले इतना था, नेक्स्ट 100 मिनट में अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट 100 मिनट में तो ये सैंपल का जो पार्टिकल 10⁻13 पार्टिकल्स है वो किसी और में ब्रेक हो जाएंगे, तो कितने बने, 10⁻13 डिवाइड बाई 2। फिर अगर आप अगेन 100 मिनट्स बाद देखेंगे, 10⁻13 डिवाइड बाई 4, मतलब फाइनली इतने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल बचे। पहले कितने, 10⁻13, अब बचे कितने, 10⁻13/4। तो कितना डिके हो गया आपके पास, दैट इज 3/4 × 10⁻13। तो इतना चार्ज उस सैंपल से निकल गया, इतने चार्ज पार्टिकल निकल गए। अब एक चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज था दैट इज बीटा पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम, या तो बीटा पॉजिटिव हो या फिर बीटा नेगेटिव हो, चाहे पॉजिट्रॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही आएगा, या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही आएगा। तो जो Q आपके पास है दैट इज 3/4 × 10⁻13 × 1.6 × 10⁻−19, क्लियर। तो यहाँ पे आप इसे सोल्व कर लीजिए, तो ये एक्सप्रेशन कुछ यहाँ पे 10 बन जाएगा, यहाँ पे कुछ 4 आ जाएगा, तो Q की वैल्यू आ गई 12 × 10⁻−7। अच्छा, किस चीज में पूछ रहा है ये, माइक्रो में पूछ रहा है, तो माइक्रो में पूछा तो कितना बन जाएगा, 1.2 माइक्रो कूलम, ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा, क्लियर।
तो इसमें देख लीजिए ये वाली बात, अगर वो ये चार्ज पार्टिकल डीके हो गए सैंपल में रहे तब तो कोई चार्ज नहीं आता, पर इसने बोला है ना कि एज्यूम दैट ऑल बीटा पार्टिकल एमिट लीव द सैंपल, तो अगर वो लीव कर जा रहे हैं फिर वो चार्ज देके जाएंगे। तो अगर यहाँ पे आपके पास में ये बीटा नेगेटिव पार्टिकल से, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स थे तो इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास में कम हो जाएंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है बच्चों, ऐसा एक सवाल है, इसमें बोला गया एक ब्रोक को ऐसे डिप किया गया, तो कुछ पोर्शन कैरोसिन में डिप है और कुछ वाटर में डिप है। इनिशियली ये जो A/4 पार्ट है ये कैरोसिन में डिप है और इक्विलिब्रियम में है, तो ये 3A/4 हो गया आपके पास, ठीक है। और ये क्यूब बोला गया ना, तो अब आप क्या बोलेंगे, इसे जो वेट है दैट इज mg, वो किससे बैलेंस आउट हो रहा होगा, बाइंड फोर्स से। तो बाइंड फोर्स लिखते हैं, तो कैरोसिन में जो बाइंड फोर्स आया दैट इज A³/4 दैट इज 800 मल्टीप्लाई जी, डेंसिटी को हम ऐसे यूनिट में लिख रहे हैं सब कुछ ना, प्लस A³/4 3A³/4 बिकॉज इतना वॉल्यूम उसका वाटर में डिप्ट है, मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई जी। ये एक इक्वेशन बन गई, यहाँ पे ये टर्म आपके पास साफ हो जा रही है। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, m इज इक्वल टू 3800 A³/4, ऐसा भी इक्वेशन बनता है, ठीक है। ये आ गया मास। फिर इसने बोला कि अगर आप इसके ऊपर 4 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो ये पूरा लिक्विड में डिप हो जाता है, पूरा लिक्विड में डिप हो जाता है। मतलब अगर आप इसको पूरा लिक्विड में डिप कर देंगे, मतलब पूरा पानी में, सॉरी अगर आप 4 न्यूटन फोर्स है तो पूरा पानी में डिप हो जाता है। तो जब पूरा पानी में डिप हो रहा है तो बाइंड फोर्स कितना मिल रहा है, तो बाइंड फोर्स मिल रहा है A³ 1000 मल्टीप्लाई जी, ये F बाइंड है। नीचे की तरफ इस वाले केस में क्या आ रहा है, नीचे की तरफ बाइंड फोर्स लग रहा है, तो नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ 4 न्यूटन लग रहा है, तब जाके सिस्टम बैलेंस आउट हो रहा है। तो बाइंड फोर्स किस किस के बराबर होगा, mg और प्लस 4 न्यूटन के बराबर होगा। सही है ये बात, बिकॉज बाइंड फोर्स की वैल्यू ज्यादा है तभी आपको नीचे की तरफ फोर्स लगाना पड़ रहा है, दैट इज 4 न्यूटन mg। ऐसा सेटअप आ गया आपके पास। अब आप यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दो, क्या निकालना क्या है, साइड लेंथ निकालनी है। तो m की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी दैट इज 1000 A³ और यहाँ पे आ गया आपके पास ये 950 ना, तो यहाँ पे बन गया 950 A³ प्लस 4। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 950, यहाँ से देखें तो कितना है 50 A³ इज इक्वल टू 4। तो A की वैल्यू जो आपके पास निकल गया दैट इज 4/500। क्लियर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 125। तो A की वैल्यू जो है दैट इज 1/5 मीटर, 1/5 मीटर। पर हमें मीटर में नहीं चाहिए, हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं 100 का, कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 20। ठीक है बच्चों, सिंपल सवाल था बाइंड फोर्स का, ये आपसे होना चाहिए था। इसी के साथ में ये पेपर खत्म होता है। आई होप आपने कुछ अच्छे सवाल देखे होंगे, आपने सीखा होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।